नमस्कार दोस्तों, विवेचना के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रधानमंत्री मोदी विरोधी, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा भी बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 22 जून से अमेरिकी स्टेट विजिट पर होंगे और 22 जून से उनकी इस 4 दिवसीय अमेरिकी स्टेट विजिट की शुरुआत होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को भी संबोधित करेंगे और अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालांकि ऐसा नहीं मैं कहना चाहती हूं कि भारत को किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेशन चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज से या फिर अमेरिका से अपने वर्चस्व को लेकर, अपनी उपलब्धियों को लेकर, लेकिन फिर भी जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये भारत के जो ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर है उसमें ये भारत के बढ़ते वर्चस्व को दर्शाता है। तो जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका स्टेट विजिट की तारीख नजदीक आती जा रही है, उससे कुछ 1 महीने पहले से ही भारत विरोधी नैरेटिव की, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा की बिसात बिछना शुरू हो गई है और इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलना शुरू हो गया है भारत के लोकतंत्र को लेकर कि कैसे भारत के लोकतंत्र की नींव कमजोर है और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो लोकतंत्र को खोखला बना रही है और भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जाते हैं। विशेषकर कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि को लेकर, जो कि 2002 के गुजरात राइट से वो छवि चली आ रही है, जबकि उस समय जो कुछ भी हुआ था प्रधानमंत्री मोदी को उसको लेकर कभी क्लीन चिट भी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, कुछ एंटी इंडिया एलिमेंट्स है जो इस प्रोपेगेंडा की ढोल पीटते रहते हैं। तो यही सब इस सब की शुरुआत हो चुकी है ताकि जो स्टेट विजिट है उसको किसी प्रकार से या तो रोका जा सके या फिर रोका नहीं जा सके तो भी कुछ ना कुछ उसको लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। उसके पहले इस प्रकार की खबरें छपे नकारात्मक, या स्टेट विजिट के दौरान कुछ कंट्रोवर्शियल खबरें छपे। यही सब इस प्रोपेगेंडा मशीनरी का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी, भारत के प्रमुख विपक्षी नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की 10 दिवसीय अमेरिकी यात्रा रही और जिसमें उनका पूरा टारगेट जो है वो भारत का लोकतंत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। किस प्रकार से उन्होंने भारत की एक प्रकार से आलोचना की फॉरेन सॉइल से भारत के लोकतंत्र की, कि भारत के लोकतंत्र को खतरा है और यहाँ माइनॉरिटीज अनसेफ है। इस प्रकार का नैरेटिव गढ़ा गया। तो खैर, राहुल गांधी के लिए ये कोई नई बात नहीं है फॉरेन सॉइल पर जाकर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करना, लेकिन यहाँ नई बात इस बार ये है कि बहुत प्रोएक्टिवली एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ कोलैबोरेट करके राहुल गांधी ने इस प्रकार का प्रोपेगेंडा खेला जिसका एक क्लियर उद्देश्य था। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि किसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की स्टेट विजिट को रोकना, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ और भारत में माइनॉरिटीज के एलिजिड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा तैयार करके किसी प्रकार से स्टेट विजिट को रोकना। वॉशिंगटन में जिन लोगों ने राहुल गांधी की मीटिंग को होस्ट किया था, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये वही लोग हैं जिन्होंने मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक बाकायदा एक पत्र लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो इसको ध्यान में रखते हुए उनको स्टेट विजिट का ऑर्डर नहीं दिया जाना चाहिए और उनके साथ जो डिनर स्केड्यूल्ड है वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कैंसिल कर देना चाहिए। तो बाकायदा पत्र लिखा जिसमें बहुत सी भारत विरोधी लॉबी, बहुत से भारत विरोधी ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे और यही सब ऑर्गेनाइजेशन जो थे इन्होंने राहुल गांधी की अमेरिकी विजिट को होस्ट भी किया था। तो इसमें हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, दलित सॉलिडारिटी फोरम आदि ग्रुप शामिल थे। इस इवेंट में सुनीता विश्वनाथन नाम की एक महिला ने भी राहुल गांधी के साथ मंच शेयर की थी और अगर आप इनके बारे में गूगल भी करेंगे तो आपको इनके बारे में सब जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में ये सबसे आगे रहती है महिला एंटी इंडिया गतिविधियों में। तो खैर, जैसा कि मैंने कहा, राहुल गांधी के लिए कोई नई बात नहीं है विदेशों की धरती से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाना, लेकिन यहाँ जो गौरतलब बात है वो ये है कि ये एक पैटर्न बन चुका है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, पश्चिमी देशों के साथ, कि किस प्रकार वो अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को साधने के लिए और भारत जैसे विकासशील देशों पर दबाव बनाने के लिए ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का और डेमोक्रेसी का गेम खेलते हैं। यानी इस प्रकार का
प्रोपोगंडा बिछाते हैं इन देशों के खिलाफ, जिससे इन देशों पर किसी प्रकार का अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बनाया जाए। एक प्रकार का ब्लैकमेल होता है, जैसा कि हमने भारत के संदर्भ में कितनी बार देखा है, चाहे वो सीएए हो, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का समय था, या फिर कश्मीर का मुद्दा हो, या फिर भारत में जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं उन पर किए जाने वाले तथाकथित अत्याचारों का मुद्दा हो। कितनी बार वेस्टर्न कंट्रीज भारत को इन मुद्दों को लेकर लॉबी में घसीटने की, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घसीटने की कोशिश करती है, भारत को कटघरे में घसीटने की कोशिश करती है मुद्दों को लेकर। कभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में ये मुद्दे उठाए जाते हैं, तो कभी अमेरिकी कोई बिल्कुल ही अनरिलेटेड, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो कभी कोई इस प्रकार का अमेरिकी नेता इन पॉलिटिशियन इन मुद्दों को उठाता है और फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अचानक से मुद्दे तूल पकड़ लेते हैं और इतने नमक मिर्च लगा के परोसा जाता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये भारत विरोधी खबरें जो है वो सुर्खियों में रहती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, भारत के लिए कोई नई बात नहीं है और वेस्ट ये क्यों करता है, ये भारत को एक प्रकार से ब्लैकमेल करने के लिए, अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट मनवाने के लिए। जैसे कि कोरोना काल में भी हमने देखा कि किस प्रकार से भारत विरोधी खबरों से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पटा पड़ा था, चाहे वो भारत के लॉकडाउन की तस्वीरें हों, या फिर अस्पताल में दवाइयों की कमी, या अस्पताल में जो भी मरीजों का ट्रीटमेंट हो रहा था उसकी तस्वीरें हों, या फिर सड़क पर पैदल चलते मजदूरों की तस्वीरें हों, या फिर यहां तक कि जर्नलिस्टिक एथिक्स को इतनी तिलांजलि दी गई कोरोना काल में कि इवन जो लोगों की, मरे हुए लोगों की जो चिताएं हैं और जो उनकी कब्रें हैं, उनकी तस्वीरों तक को नहीं छोड़ा गया। पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत की इस प्रकार की तस्वीरों से पटा पड़ा था कोरोना काल में। जबकि जितना नुकसान भारत में हो, अगर हाइंडसाइट में देखा जाए, तो उससे कहीं ज्यादा नुकसान अमेरिका और इटली जैसे विकसित देशों को हुआ। लेकिन आपको इनको लेकर इस प्रकार की न तो इमेजेस मिलेंगी, न ही खबरें मिलेंगी जिस प्रकार का प्रोपोगंडा भारत के विरोध में इसमें किया गया। तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। जैसे कि मैंने कहा कि वेस्टर्न जो मीडिया है उससे हमेशा प्रीऑक्यूपाइड रहा है, विशेष करके अमेरिका इसमें बहुत ही कॉम्प्लिसिट रहा है। हम देखते हैं कि तमाम तरीके की रिपोर्ट्स जो होती हैं भारत को लेके कि भारत फलाना इंडेक्स में नीचे है, भारत में रिलीजियस फ्रीडम कम है, या भारत इक्वालिटी इंडेक्स में बहुत नीचे। आपने इस प्रकार की रिपोर्ट्स जो है वो इंडेक्सेस वो बहुत देखी होंगी, न सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया में बल्कि इंडियन मीडिया की न्यूज पे भी। तो ये जो रिपोर्ट्स है ये प्रीमीडिएटेड होती है और ये ज्यादातर वेस्टर्न थिंक टैंक्स, काफी में से अमेरिकन थिंक टैंक्स विशेष करके इन रिपोर्ट्स को निकालते हैं। और कोई भी अगर प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट है तो वो आपको ये बात बता सकता है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, कि किस प्रकार से ये रिपोर्ट्स जो है वो प्रीमीडिएटेड होती हैं। बहुत सी पत्रकारिता को हम लोग सोचते हैं कि पत्रकारिता न्यूट्रल है और ये जो एजेंडे होते हैं इन न्यूज चैनल्स के वो इसी बात का फायदा उठाते हैं। तो कोई भी जर्नलिज्म में एजेंडा न्यूट्रल नहीं होता। तो फॉरेन कंट्रीज के एजेंडा को सर्व करने के लिए इस प्रकार की भारत विरोधी रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं। तो खैर, राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा द्वारा इनडायरेक्टली अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री मोदी की स्टेट विजिट को किसी प्रकार से रोका जाए, लेकिन ये सभी उनके जो मंसूबे थे वो असफल रहे। इसी कड़ी में अमेरिकी व्हाइट हाउस में एक महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी स्टेट विजिट को लेकर सवाल उठाया कि भारत में प्रजातंत्र की सेहत कुछ अच्छी नहीं है, भारत में प्रजातंत्र खतरे में है, तो ऐसे में भला वहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस प्रकार की स्टेट विजिट के लिए एंटरटेन करने का क्या औचित्य है। तो फिर से एक महिला पत्रकार ने इस प्रकार की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की। बड़ी कंट्रोवर्सी मीडिया में सुर्खियों में थी, लेकिन उतना ही सुर्खियों में इसका जवाब रहा। इस पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने करारा जवाब दिया कि भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और आप दिल्ली जाकर खुद देख सकते हैं कि भारत किस प्रकार का प्रजातंत्र है। जॉन कर्बी ने यही नहीं, फिर ये भी कहा कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो सिर्फ बायलैटरली नहीं, यानी सिर्फ द्विपक्षीय लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मल्टीलैटरली भी, यानी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रपति बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी की विजिट को लेकर बेहद उत्सुक हैं और कि किस प्रकार से दोनों देशों की साझेदारी को और गहरा बनाया जाए। तो भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में भी ये एक नया डेवलपमेंट है कि इस प्रकार के स्टेटमेंट्स को लेकर अमेरिका ने कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की, उसमें आग में घी डालने का काम नहीं किया, बल्कि भारत का सपोर्ट किया और भारत की डेमोक्रेसी की शान में कसीदे गढ़े। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अमेरिका के वेस्टेड इंटरेस्ट ही इन्वॉल्व है। तो ऐसी क्या इक्वेशन है भारत और अमेरिका के बीच जो पिछले कुछ समय में बदल गई है? इसके पीछे की वजह है रशिया यूक्रेन युद्ध। जब से रशिया यूक्रेन युद्ध चला है तो पिछले करीब 1 वर्ष से तेजी से भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों के समीकरण बदले हैं।
पहले तो अमेरिका ने भारत पर तमाम तरीके का दबाव बनाने की कोशिश की, बहुत से ऑफिशियल्स भी भारत में विजिट करते थे और किस प्रकार से भारत को एक प्रकार से थ्रेटन करते थे कि कैसे उन्हें रशिया के साथ ट्रेड बंद कर देना चाहिए, रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, और एक प्रकार से भारत को बाध्य करने का प्रयास किया गया कूटनीतिक स्तर पर कि भारत रशिया से अपनी टाइज कट ऑफ कर ले और एक जो है वो एक खेमेबाजी में चला जाए। लेकिन भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी को, मेरे को लगता है कि इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है कि उन्होंने किस प्रकार से जिस प्रकार से वो बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय फोरम से, बहुत ही क्लैरिटी के साथ और बहुत ही फर्मली इस प्रकार के अमेरिकन एडवांसेस को रिजेक्ट किया। तो फिर आखिरकार अमेरिका को अब अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी और भारत के साथ अमेरिका नरमी का रवैया अपना रहा है, क्योंकि अमेरिका ने देखा कि इस प्रकार की आर्म ट्विस्टिंग से तो कुछ होगा नहीं, और इसी का नतीजा है, इसी का परिणाम है कि अमेरिका बजाय भारत को कंट्रोवर्सी में घसीटने के इन सब चीजों को लेकर जिस प्रकार का सवाल उस महिला पत्रकार ने पूछा भारत की डेमोक्रेसी के बारे में, भारत की डेमोक्रेसी की शान में कसीदे गढ़ रहे, तो ये भारत और अमेरिका के बदलते विपक्षीय संबंधों के समीकरण है कि ऐसा हो रहा है। भले ही जो अमेरिका भारत से बहुत ज्यादा शक्तिशाली देश क्यों ना हो, लेकिन इस समय जो पावर का पलड़ा है वो कुछ भारत की तरफ अधिक झुका हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा रशिया के संदर्भ में जो अमेरिका भारत से चाहता था वो उसको अभी तक नहीं मिला है। तो उसने देखा कि उसकी ब्लैकमेल की और अग्रेशन वाली स्ट्रैटेजी तो काम नहीं कर रही है, इसलिए अमेरिका अब नरमी से भारत के साथ पेश आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी हमें अमेरिका को लेकर सावधान रहने की जरूरत है और कूटनीतिक लेवल पर, डिप्लोमैटिक लेवल पर अमेरिका को यह स्पष्ट कर देने की जरूरत है कि किसी भी प्रकार के भारत विरोधी प्रोपोगंडा को जो कि अमेरिकन सॉइल से एमिनेट हो रहा है, किसी भी उस प्रकार के प्रोपोगंडा को भारत जो है वो एंटरटेन नहीं करेगा और इसको भारत को बहुत सख्ती से डिप्लोमैटिक लेवल पर लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जैसे देश अधिकतर भारत जैसे देशों के साथ डबल गेम खेलते हैं। एक तरफ तो हम देखते हैं कि स्टेट लेवल पर अमेरिका जो है प्रधानमंत्री मोदी की स्टेट विजिट के लिए वेलकम कर रहा है और इस प्रकार के डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट्स दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी वहां पर 10 दिनों की यात्रा पे गए और कुछ खबरों के अनुसार तो राहुल गांधी की सीक्रेट व्हाइट हाउस में मीटिंग भी हुई। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी जिस प्रकार की भारत विरोधी बातें उन्होंने कही अपनी 10 दिवसीय यात्रा में और जिस प्रकार से वहां के बहुत से पॉलिटिकल एलिमेंट्स ने राहुल गांधी को एंटरटेन किया, तो उससे ये सवाल तो जरूर उठता है कि कहीं ना कहीं जो अमेरिकन गवर्नमेंट है या जो अमेरिकी स्टेट मशीनरी है वो इसमें कॉम्प्लिसिट है कि वो भारत के साथ एक डबल गेम खेलती है कि एक लेवल पर तो हमारे प्रधानमंत्री को स्टेट विजिट पर आमंत्रित किया जाता है, तो दूसरे लेवल पर जो अमेरिकन सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके यूनिवर्सिटीज है, उनका मीडिया है, एकेडमिया है, यहाँ तक कि जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट है वो रूटीनली भारत को लेकर कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, भारत में माइनॉरिटीज का शोषण हो रहा है, इस प्रकार की जो है वो रिपोर्ट्स निकालता रहता है, जो कि रिसर्च रिपोर्ट्स क्या नवादा उड़ के निकलती है। बट जैसा कि मैंने कहा ये प्री मोटिवेटेड रिपोर्ट्स होती है, तो भारत को अब थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और इस डबल गेम को समझना होगा। अब अगर आप नरेंद्र मोदी ह्यूमन राइट्स सिर्फ गूगल करेंगे तो आपको तथाकथित वेस्टर्न मीडिया की इतनी सारी रिपोर्ट्स दिख जाएंगी, वही प्रधानमंत्री मोदी के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को लेकर रोना धोना, जो बातें डिस्प्रूव हो चुकी हैं बहुत पहले और जिसको लेकर बहुत सी बातें हो चुकी हैं, तो इतना इस हद तक जो है वो वेस्टर्न मीडिया भारत विरोधी प्रोपोगंडा करता है। वेस्टर्न मीडिया को अब इस बात से भी आपत्ति है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की सरकारें भारत के तथाकथित ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का मुद्दा अग्रेसिवली क्यों नहीं उठा रही, यानी कि इनके लीडर्स को वेलकम क्यों कर रही है, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। मुझे लगा कि इससे ज्यादा ह्यूमन राइट्स, कहीं ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, तो जो असली ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं वो तो इन वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहे हैं, जब किस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा जा रहे हैं, मंदिरों पे अटैक हो रहे हैं और वहां के जो इंडियंस हैं उनके खिलाफ किस प्रकार से हेट क्राइम्स हो रहे हैं, वहां के इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है। तो ये अगर ह्यूमन राइट वायलेशन है तो क्या ह्यूमन राइट वायलेशन है? तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये दोगलेपन की सीमा है कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो खुद की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहते, फिर इसके बारे में अगर बोलता है तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं और इंडिया जैसी कंट्रीज में, भारत जैसे देशों में मनगढ़ंत ह्यूमन राइट्स वायलेशन की रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो अब भारत को अपनी डिफेंसिव एक्ट से बाहर आना होगा और सिर्फ चीजों को कंडेम करने से, सिर्फ रिएक्टिव होने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि भारत को प्रोएक्टिव स्टैंड लेना होगा और तमाम हमें इनिशिएटिव लेने होंगे। इस प्रकार के थिंक टैंक्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, हमें इस प्रकार के मैकेनिज्म्स बनाने होंगे कि जो पश्चिमी देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, यूके, ऑस्ट्रेलिया हो, जिस प्रकार से इनके ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, हमें भी
इनका जो वास्तविकता में ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं उनको ट्रैक करके हमें भी इन सब चीजों पे रिसर्च रिपोर्ट्स निकालनी होंगी, जो कि हम भी अपने मीडिया में उछालेंगे। तब एक प्रकार का भारत और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच इक्वल गेम होगा। क्योंकि अभी होता क्या है कि भारत तो सिर्फ एक रिएक्टिव है, हमारा मीडिया भी सिर्फ एक रिएक्टिव है। जो खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आती हैं, भारत के जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स है, चाहे वो न्यूज़पेपर और टीवी, वो तोते की तरह एजेंसीज की रिपोर्ट्स को छाप देते हैं। लेकिन हमारा खुद का जो नॉन वेस्टर्न इंडियन पर्सपेक्टिव उसकी बहुत कमी है। तो हमें अपने पर्सपेक्टिव से अपने थिंक टैंक्स डेवलप करने होंगी जो कि वेस्टर्न इवेंट्स को हमारी लेंस से एनालाइज करें, और तभी इक्वल गेम हो पाएगा। और जब हम प्रोएक्टिव होंगे तभी इस प्रकार का भारत विरोधी प्रोपोगंडा रुक पाएगा, और वेस्टर्न कंट्रीज भारत के खिलाफ इस प्रकार का प्रोपोगंडा नहीं फैला पाएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।